जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी यार। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइज, वेलकम है आपका आज के सेशन में। आज का हमारा एसबीआई क्लर्क प्री 2021 को टारगेट करते हुए फ्रेज रिप्लेसमेंट का डे 10 है। आप सोचिए, आप क्लास चलते हुए कंटिन्यू 10 दिन हो चुके हैं जिसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट अलग अलग लेवल पर अलग अलग पैटर्न पे हमारे को सीखने को मिले हैं। और ये जो क्लास होती है आपकी डेली क्वार्टर टू 5, 4:45 5:45 इवनिंग के अंदर। और इनमें जो है आपको एक दिन पहले प्रैक्टिस पीडीएफ जो है वो सेम क्वेश्चंस की आपको प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। और डिस्कस अगर आपको करने हैं क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल होता है अपने आप में एक, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं बहुत से। तो चलिए गाइज, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज कुछ अच्छे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि वो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले अच्छे से कंटेंट देखें, अप्रोच देखें, ठीक है। फिर अगर आपको लगे कि यार ये वाला आपके काम की चीजें है, ठीक है, और वास्तव में क्वालिटी कंटेंट है, एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, ठीक है, अप्रोच इसकी राइट है, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो वगैरह को शेयर करें, लाइक करें आप लोग, ठीक है। तो गाइस, डायरेक्शन हमारे को कहती है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए उनमें से हर क्वेश्चन में ए पार्ट और द होल ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, या तो कोई एक पार्ट उस सेंटेंस का या पूरा का पूरा जो ओरिजिनल सेंटेंस है हैज बीन बोल्ड, उसको क्या किया गया है, बोल्ड। अभी तक हम जितने देख रहे थे 9 दिनों तक हमने जो किया उसमें सेंटेंस का एक पार्ट ही होता था। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर पूरा का पूरा आपको सेंटेंस ही बोल्ड दे देगा वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको फाइंड करना है सबसे अच्छा तरीका जो बोल्ड पार्ट है सेंटेंस का उसको राइट करने का। इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस किसी भी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आप बताइए, मार्क ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है तो आपको ऑप्शन ई जो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वो आपके आंसर के तौर पर आपको देना है। तो चलिएगा इस देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये कह रहा है द कंसर्न मैटर वाज रेफर्ड बैक टू द स्पोर्ट्स कमिटी। भाई जो कंसर्न मैटर था वो स्पोर्ट्स कमिटी को वापस से क्या कर दिया गया, रेफर कर दिया गया, सिंस जैसा कि द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रपोज्ड अर्लियर। जैसा कि जो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, डिफरेंट था। पहले से जो आपके एक तरीके से जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम भेजी गई थी उससे थोड़ा सा क्या था, डिफरेंट था। तो गाइस देखिए, इसमें जो एरर निकल कर आती है आपके, वो निकल कर आती है आपके स्लैंग एंड सुपरफ्लस की, ठीक है। स्लैंग एंड सुपरफ्लस की एरर ये कहती है, बहुत अच्छे से सुनना, ये वैसे मैं मेरे ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन जो पेड बैच है उनके अंदर बच्चों को बहुत अच्छे से कराता हूँ ये चीजें, ठीक है। कि जब कभी भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड जिसकी शुरुआत अगर आर ई से हो रही हो और फिर उस सेंटेंस में वापस से बैक आ जाए या अगेन आ जाए, तो उस बैक और अगेन को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। मतलब उसमें एरर जो है वो किसकी मानी जाती है, आपके बैक या अगेन की। जैसे रिकास्ट अगेन होता है, रिम्बर्स बैक होता है, रिसीड अगेन होता है। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड आपको दिख रहा हो जिसकी शुरुआत अगर आर ई से हो रही हो और फिर वापस से अगर बैक या अगेन आता है तो वो क्या माना जाता है, गलत। तो यहाँ रेफर्ड के बाद गाइज आपके बैक नहीं आएगा। तो जिन ऑप्शंस में रेफर्ड के बाद आपको बैक दिया हुआ है, पहले तो आप सबसे पहले उन्हें क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। आ रही है बात समझ में अच्छे खासे तरीके से, कंप्लीट। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि और क्या एरर यहां पर निकल सकती है। तो गाइज यहां ये कह रहा है रेफर टू द स्पोर्ट्स कमिटी, यहां भी कह रहा है रेफर टू द कमिटी, सिर्फ रेफर टू कमिटी बोला है। सिंस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रपोज्ड अर्लियर, और यहां कह रहा है सिंस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज डिफरेंट देन। तो गाइस देन तब लगता है जब किसी चीज के अंदर कंपैरिजन अगर आ रहा हो। तो मैं जब यहां सेंटेंस में देखता हूं तो कोई कंपैरेटिव डिग्री यहां नहीं लग रही, तो ये भी आपके हट जाता है। ये ऑलरेडी नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा नहीं क्योंकि बैक की एरर है। तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर बी। क्या होगा आपका, बी होगा। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग नोट डाउन के अंदर, सॉरी, नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करें, ओके।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन कहता है, ये कंप्लीट है पूरा सेंटेंस, ये आपके हाईलाइटेड है। कंप्लीटिंग द मेंटल एग्जामिनेशन द मेमोरी लॉस वाज फाउंड टू बी डिसीज। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आ जाए ना, तो उनमें आपको दो तीन चीजें चेक करनी है गाइस। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में अधिकतर रोल किसका होता है, आपके पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के बारे में थोड़ी सा तो आपको मैं समझा नहीं सकता, लेकिन आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पार्टिसिपल का एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है अच्छा खासा, उसको पूरा पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजी वे में कर सकते हो। कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसकी शुरुआत होती है गाइज आपके आईएनजी फॉर्म से। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसकी शुरुआत होती है वर्ब की ईडी, ईएन या एनटी फॉर्म से। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसकी शुरुआत होती है हैविंग के साथ, आप ईडी लगा दो, ईएन लगा दो या एनटी लगा देते हैं, तो ये कौन सा पार्टिसिपल माना जाता है, आपके परफेक्ट पार्टिसिपल। जब मैं यहां बात करूं तो शुरुआत अगर कंप्लीटेड से हो रही है तो पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल तब माना जाता है जब सेंटेंस किसी भी तरह से पैसिव के अंदर हो, जो कि यहां पर है नहीं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता है, रॉन्ग होता है। ये कह रहा है कंप्लीटिंग द मेंटल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन को कंप्लीट करते हुए द मेमोरी लॉस वाज फाउंड टू बी डिसीज, मेमोरी लॉस को कैसा पाया गया, रोगग्रस्त पाया गया, एक तरह से कंप्लीटेड डिसीज पाया गया। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर मेंटल एग्जामिनेशन होने के जस्ट बाद तो रिजल्ट आएगा नहीं। मेमोरी लेस जब कोई भी चीज का एग्जामिनेशन जब होता है पूरा कंप्लीट होने के बाद, तो टाइम तो लगता है ना चीजों के अंदर, तो जहां टाइम गैप होता है वहां पर आपके क्या लगता है गाइज, परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है। तो उस सेंटेंस में हैविंग आता है। अब जिसमें हैविंग नहीं है पहले उन्हें हटाएंगे, क्लियर। लेकिन जब मैं यहाँ बात करता हूं तो ये कह रहा व्हेन द मेंटल एग्जामिनेशन वाज कंप्लीटेड द मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस क्या क्या पाया गया पता नहीं चल रहा, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये कह रहा है द मेंटल एग्जामिनेशन कंप्लीटेड द मेमोरी लॉस, तो यहाँ तो सेंटेंस की फॉर्म ग्रामेटिकली ही रोंग हो रही है, तो ये भी रोंग हो जाता है आपके कंप्लीट। और फिर अगर कंप्लीटिंग से करता हूं मैं डायरेक्टली, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसमें टाइम गैप होना आपके जरूरी है, तो यहाँ पर टाइम गैप टाइम गैप नहीं होता है, जबकि यहाँ टाइम गैप दिया है। तो ये गाइज आपके क्या राइट होगा, हैविंग कंप्लीटेड द मेंटल एग्जामिनेशन द मेमोरी लॉस। अब समझ आती है बात, यहां पर सुनिएगा। हो सकता है ये आपको अभी अच्छे से समझ नहीं आया हो कि यार ये पार्टिसिपल का क्या रोल है। फिर कह रहा हूं, आप लोग मेरे इसी चैनल पर आपको एक पार्टिसिपल का एक लेक्चर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और गारंटी के साथ है कभी भी फ्रेज रिप्लेसमेंट का ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें कंप्लीटली बोल्ड हो, आप गलत नहीं करोगे, दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी कंप्लीटली हाईलाइटेड है। ये कह रहा है द स्मॉलर फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री। यहां तक सभी में ऑलमोस्ट आपके सेम है, द स्मॉलर फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री, द स्मॉलर फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री, द स्मॉलर फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री, द स्मॉलर फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री। ठीक है, फिर ये कह रहा है सेल इधर ऑन अ प्राइस और क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप बेसिस। ठीक है, अब यहां पर गाइज आपके एक पेयर बन रहा है कंजंक्शन के तौर पर, वो बन रहा है इधर और इनमें आप अच्छे खासे तरीके से जानते हो जब कभी भी कोई पेयर कंजंक्शन आपके बनता है तो उसमें दो तीन चीजें आपको चेक करनी चाहिए। सबसे पहला तो कि पेयर सही है या नहीं है। दूसरी चीज जो इसमें चेक की जाती है आपके, वो चेक की जाती है कि दोनों के साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। कि अगर इधर वर्ब है तो आपके अनदर भी वर्ब ही होनी चाहिए। अगर इधर सब्जेक्टिव पोजीशन का नाउन है तो इधर भी आपके सब्जेक्टिव पोजीशन वाला ही नाउन होना चाहिए। अगर इधर ऑब्जेक्टिव पोजीशन का नाउन या प्रोनाउन है तो इधर भी आपके सेम चीज यहां पर होनी चाहिए, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच में चलता है हमेशा पेयर कंजंक्शन। अब ये कहता है कंडीशन चेक करना, सेल इधर ऑन अ प्राइस और क्वालिटी। तो ये ऑन इधर के बाद आ रहा है तो और के बाद भी आना चाहिए, जबकि और के बाद यहां पर अगर मैं देखूं तो दो दो जगह आपके ऑन लगा हुआ है, सेल ऑन इधर और फिर और ऑन। तो ऐसी कंडीशन में हम इस ऑन को हटाकर यहां रख देंगे तो ये हो जाता है सेल ऑन। ठीक है, फिर हम इधर के बाद अ प्राइस नाउन है और क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप बेसिस, तो ये भी नाउन फॉर्म आपके बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस जब हम चेक करेंगे तो ना सेल्स इधर ऑन होगा, इधर सेल ऑन नहीं होगा क्योंकि सेल वर्ब आ रही है, तो यहां होगा सेल ऑन, इधर अ प्राइस और
अ क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप बेसिस। मतलब ये कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो स्मॉलर फर्म्स होती है, छोटी जो फर्म्स होती है आप लोगों के, ठीक है, वो सामानों को, वो चीजों को बेचती है या तो कीमत पर या वर्कमैनशिप बेसिस जो होती है, मजदूरी या गुणवत्ता जो होती है उसके आधार पर चीजों को क्या करती है, बेचती है। तो गाइज यहाँ पर पेयर कंजंक्शन की सबसे बेस्ट फॉर्म सी में बन रही है, बाकी सारे आपके क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई डाउट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, वर्तमान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो डिमांड करती है दैट वी नॉट ओनली कट जॉब्स एंड प्राइजेज बट आल्सो। क्लियर। अब अगर मैं यहां बात करूं तो वापस से वही चीज, पेयर कंजंक्शन आ गया, क्या आ गया कि नॉट ओनली के साथ क्या लग रहा है आपके, बट आल्सो लग रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं गाइज आपके, तो हम इसको बहुत अच्छे खासे तरीके से देखेंगे कि यह आपको कहता है पहला वाला नॉट ओनली के बाद आपके क्या लग रहा है गाइज, कट लग रहा है। ठीक है। और जबकि बट आल्सो के बाद क्या लग रहा है आपके, रिड्यूस। अब कट क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, और रिड्यूस भी क्या है, अपने आप में एक वर्ब निकल कर आती है। मतलब दोनों अपनी जगह पर सेम पोजीशन बना रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूं दैट वी डू नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो बनता है, तो डू की फॉर्म अपने आप में क्या हो गई, गलत। फिर मैं कहता हूं नॉट ओनली कटिंग जॉब्स एंड प्राइजेज बट आल्सो टू रिड्यूस, तो यहां पर आपके सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज नहीं हो रहा, तो ये भी रॉन्ग होता है। ये कहता है नॉट ओनली टू कट जॉब्स एंड प्राइजेज बट आल्सो के बाद डायरेक्टली रिड्यूस, तो ऐसी कंडीशन के अंदर टू की फॉर्म यहां पर आपके इन्फिनेटिव फॉर्म राइट नहीं हो रही, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये भी रॉन्ग होता है। और ये कहता है नॉट ओनली ए कट इन जॉब्स, तो गाइस कट एक वर्ब फॉर्म में यूज लिया गया है, और फिर उसके बाद अगर आप किसी भी तरह से यहां तो नाउन फॉर्म यूज कर लो और यहां वर्ब करोगे तो भी रॉन्ग होता है, तो आप लोगों का आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आ रही है और बट आल्सो के बाद भी वर्ब आ रही है। तो ये कहता है कि वर्तमान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिमांड करती है कि हम केवल जॉब और प्राइजेज जो है उनकी नौकरी या कीमतों में ही हम कटौती नहीं करें, बट आल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीएफ डिपॉजिट। साथ ही साथ हम और क्या करें, पीएफ डिपॉजिट्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी हम क्या करें, कम करें। तो यहां पर आपके सेंस ऑटोमेटिकली राइट होता है, तो आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। समझ आया तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑल राउंडर्स इन एनी क्रिकेट टीम, किसी भी क्रिकेट टीम में जो ऑलराउंडर्स होते हैं, इन थ्योरी, सिद्धांतों में या थ्योरेटिकल इन चीजों को देखें, मैं गुड सेंस, तो कैसा सेंस बनाते हैं, अच्छा सेंस इन एक्चुअलिटी, लेकिन वास्तविकता में हाउएवर दे आर नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर, वो मुश्किल से ही क्या होते हैं गाइज आपके डिस्कवर किए जा सकते हैं, मतलब उनको ढूंढने के अंदर बहुत कठिनाई होती है, या उनको डिस्कवर करना नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये सेंस बना रहा है अपने आप में। लेकिन अगर मैं कहता हूं दे वर नॉर्मली, ठीक है, तो गाइज यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पास्ट फॉर्म नहीं जाएगा, ये रॉन्ग होता है। फिर मैं कहता हूं इट इज नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर, इट इज नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर मतलब इस चीज को खोजना बहुत ज्यादा क्या है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, किस चीज को, इन ऑलराउंडर्स को। तो इट यहां पर ऑलराउंडर्स के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलराउंडर्स क्या है, प्लूरल के फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है। फिर मैं कहता हूं सच प्लेयर्स आर नॉर्मली, ठीक है, तो गाइज यहां पर अगर मैं चीज की बात करूं तो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं, अब सच के बाद अगर मान लीजिए नाउन कभी भी आएगा तो वो कौन सी फॉर्म में आता है, आपके प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। और अगर सिंगुलर होता है तो ए या एन का यूज करना होता है, जैसे सच ए प्लेयर, लेकिन सच ए प्लेयर की बात होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलराउंडर्स की बात हो रही है। तो लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है कि इस तरह के जो खिलाड़ी है, क्योंकि क्रिकेट टीम में अक्सर क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो बन रहा है। और मैं कहता हूं इट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड दैट इट इज, फिर इट वापस से सिंगुलर के लिए आएगा नहीं, वहां प्लूरल है ऑलराउंडर्स, तो ये भी रॉन्ग होता है। अब हमारे सामने दिक्कत ये हो गई कि हमें ये भी सही लग रहा है कि दे आर नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर, तो दे किसके लिए आ रहा है, ऑलराउंडर्स के लिए।
और सच प्लेयर्स भी किसके लिए आ रहा है, ऑलराउंडर्स के लिए। तो गाइस जब कभी आप ऐसे 50-50 में हो जाओ ना कि अब आपको समझ नहीं आए कि यार नो करेक्शन करे या ये करे, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट सुटेबल होता है कॉन्टेक्चुअली वही आंसर होता है। तो दे की बात वो कर रहा है, जबकि ऑलराउंडर्स के अंदर होते कौन है, प्लेयर्स होते हैं। तो ज्यादा सुटेबल हमारा आंसर सी हो, तो ये हमारा आंसर होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपके रॉन्ग हो जाएगा। समझ आया तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अरुण वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, अरुण जो था अपने दोस्तों के साथ बैठा था, व्हेन द प्रीमियर, उस जगह पर जो प्रीमियर था, इन अकम्पनीमेंट विद हिज ओनली सोशल सेक्रेटरी एंटर द गार्डन। तो जो प्रीमियर था वो अपने सोशल सेक्रेटरी के साथ कहा चला गया, गार्डन में एंट्री मार लिया। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ निकल कर आता है गाइज आपके अकम्पनीड। क्या निकल कर आता है, अकम्पनीड, ठीक है, क्योंकि वॉज अपने आप में लग रहा है, पहली चीज तो आने वाली वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी। अब बात आती है आपके कि जब कभी भी आपको एग्जाम के अंदर अगर अकम्पनीड दिखता है, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन या तो लगता है विद या लगता है बाय। विद लगेगा जब बात किसकी होती है, समथिंग की होती है, और बाय लगता है जब बात किसी पर्सन की होती है, मतलब समवन की बात अगर हो तो बाय लगाया जाता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन है अकम्पनीड के साथ। तो अकम्पनीड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन बाय या विद है। यहां पर बात किसकी हो रही है, उसके ओनली सोशल सेक्रेटरी की, जो कि ये है कंप्लीट। तो गाइज यहां जब मैं बात करूं तो ये बात किसकी हुई, आपके समवन की, तो विद लगेगा नहीं, तो ये आपके रॉन्ग हो जाता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, हटा। फिर जहां विद आ रहा है हम उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आपके पैसिव फॉर्म में मामला है, तो अकम्पनिंग नहीं आएगा, तो ये भी आपके रॉन्ग हो जाता है। फिर है आपके अकम्पनीड ओनली बाय और ए ओनली अकम्पनीड बाय, ठीक है। तो दो चीजें आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ओनली की फॉर्म को चेक करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं यहां पर व्हेन द प्रीमियर अकम्पनीड ओनली बाय हिज सोशल सेक्रेटरी, तो इस सोशल सेक्रेटरी की ही बात की जा रही है, तो ओनली फॉर्म इससे पहले लगी। और अगर वर्ब से पहले लगाऊंगा तो इससे पता लगता है ओनली अकम्पनीड, केवल किसके साथ, तो अकम्पनीड की फॉर्म में, तो ओनली की पोजीशन यहां रॉन्ग होती है और यहां राइट होती है। तो आप लोगों का आंसर होगा गाइस जिसके अंदर सी। तो इसमें दो चीजें हमारे साथ चेक करने वाली थी, एक तो हम बाई और विद फिक्स प्रेपोजिशन की नॉलेज हो, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना कि अकम्पनीड के साथ बाई तब लगता है जब समवन की बात होती है, कोई पर्सन की बात होती है। अकम्पनीड के साथ विद तब लगता है जब समथिंग की बात होती है। दूसरा ओनली जिस चीज के लिए आ रहा है हमेशा उससे पहले ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ सेक्रेटरी की बात हो रही थी, तो ऐसी कंडीशन में उससे पहले ओनली लगेगा, ना कि वर्ब से पहले। समझ आया हो तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आई होप आपको पसंद आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कह रहा है बीइंग इन द नीड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग, अलग अलग तरह की क्लोथिंग की नीड के कारण या नीड होने के साथ ही फाउंडेड राहुल खुराना, उसने राहुल खुराना को ढूंढा, ये बिहारी टेलर, जो कि एक बिहारी टेलर है इन पटना में, who could produce any types of uniform in a couple of days, कुछ ही दिनों के अंदर क्या कर देता है वो किसी भी तरह की यूनिफॉर्म प्रोड्यूस कर सकता है। अब गाइज मैं अगर आप लोगों से पूछूं, बहुत शानदार तरीके से समझाता हूं इसको, कि फाइंड जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी आपके, फाउंड होगी, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, फाउंड। फाउंडेड नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या होता है गाइज, आपके फाउंडेड को भी राइट माना जाता है। तो ये कब राइट माना जाएगा, इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए फाउंडेड जो होता है ये तब राइट माना जाता है जब कोई भी चीज आपके स्थापित होती है। अरे ये बात समझ में, जब कोई भी चीज एग्जिस्टेंस के अंदर आती है तब हम किसका यूज करते हैं, आपके फाउंडेड। यहां लिख देता हूं, किसी भी चीज को ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे कोई कंपनी है, क्लियर, जब वो अस्तित्व में लेकर आ रहे हैं उसको, तो हम वहां फाउंड नहीं लगाते, वहां क्या लगाया जाता है, हमेशा फाउंडेड। और जब किसी पर्सन की बात की जाती है ना,
तो सिर्फ फाउंड ही लगेगा, फाउंडेड नहीं लगेगा, पहले तो ये क्लियर करो। तो यहाँ पर राहुल खुराना की बात हो रही है तो फाउंडेड रॉन्ग होता है आपके, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वैसे ही गलत। अब जहां फाउंडेड लगा हुआ है वाज के बाद, वो अपने आप में गलत होता है, क्योंकि एक पर्सन के लिए हमेशा सिर्फ फाउंड लगता है, ना कि फाउंडेड, तो ये रॉन्ग हुआ यहाँ पर। फिर ये कहता है ए बिहारी टेलर राहुल खुराना फाउंड हिम इन पटना। तो राहुल खुराना जो टेलर है उसको तो ही ने ढूंढा है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये पैसिव में जाना चाहिए, जबकि डायरेक्टली नहीं आ रहा। यहाँ ये कह रहा है कि बिहारी टेलर राहुल खुराना ने उसे ढूंढा पटना में, तो टेलर को ढूंढा गया है, तो ये रॉन्ग होता है। यहाँ कहता है बिहारी टेलर राहुल खुराना वाज फाउंड बाय हिम ए कपल ऑफ डेज लेटर। थोड़े दिनों बाद जो है, ठीक है, राहुल खुराना को उसके द्वारा ढूंढा गया, जबकि ये कह रहा है कपल ऑफ डेज के अंदर वो क्या कर देता है, किसी भी तरह के यूनिफॉर्म को प्रोड्यूस करता है, तो सेंस नहीं बन रहा। और फिर है यहाँ पर ही फाउंडेड राहुल खुराना टेलर्स, तो ये गाइज एक फर्म का नाम हुआ राहुल खुराना टेलर्स। और फाउंडेड जो लगता है वो कोई भी फर्म या कंपनी जब अस्तित्व में आती है तो उसके लिए यूज लिया जाता है, तो फाउंडेड अपनी जगह पर राइट होता है। एक बिहारी टेलर है पटना में जो कि क्या कर सकता था, किसी भी तरह के यूनिफॉर्म को कपल ऑफ डेज में प्रोड्यूस कर सकता था। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। वो शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डीप नॉलेज देते हैं। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। ये कहता है reared in a village where computers and the internet were objects of curiosity। ठीक है भाई, गांवों के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो हम ऐसे गांवों में रियर इन करें, रियर इन का मतलब होता है पलना बढ़ना, ठीक है, नॉरिशमेंट के तौर पर यूज लिया जाता है। जहां पर कंप्यूटर्स और इंटरनेट जो थे वो किस तरह की ऑब्जेक्ट थे, एक तरह से क्यूरियोसिटी के ऑब्जेक्ट थे। अरे ये बात समझ में, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता है, जिज्ञासा की चीजें होना है, विषय होने को बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी। Variety today hardly gives a thought to the immense possibilities that the internet revelation has thrown upon to him। क्लियर। जहां पर अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, मुश्किल से ही गिव्स ए थॉट टू द इमेंस पॉसिबिलिटीज। इमेंस पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है एक तरह से बहुत सारी संभावनाएं होना, अपार संभावनाएं होना, कि इंटरनेट रिवेलेशन जो है एक तरह से वो आज उनके लिए थ्रोन अपॉन, थ्रो अपॉन कर दी गई है, मतलब खोल दी गई है। तो अब यहां पर गाइस सेंस तो बन रहा है, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो ये कहता है रियरिंग इन अ विलेज वेयर कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी। क्लियर। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये वर ऑब्जेक्ट्स लग रहा है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, तो पास्ट पार्टिसिपल ऑलरेडी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं होगा, हटा दीजिए। फिर ये कहता है क्यूरियस टू नो दैट कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी इन द विलेज। तो दो दो बार क्यूरियस लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी हमारे को, तो कॉन्टेक्चुअली सेंस नहीं बन रहा, तो ये भी रॉन्ग होता है। फिर ये कहता है बीइंग रेयर्ड। अब गाइज किसी भी चीज की शुरुआत जब बीइंग से हो जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना उस सेंटेंस में वापस से आपके आर या वर्ब वॉज वर्ब की फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता, तो ये गाइज आपके क्या होता है, रॉन्ग होता है। फिर रियर्ड इन अ विलेज वेयर कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट वर एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियसनेस। ठीक है, तो यहां पर गाइज क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, नाउन फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, तो एन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग होता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें किसी तरह के करेक्शन की जरूरत आपके नहीं है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को कहता है in the attempt to destroy them with completeness the Indian team has launched a coordinated attack on the opposing team। coordinated attack होता है जिसका मतलब होता है प्री प्लान अटैक, किसी भी चीज में सोचे समझे अगर तरीके से आप वापस से वार करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, आपके कोऑर्डिनेटेड अटैक बोला जाता है। तो जब मैं यहाँ बात करूँ गाइस, तो मैंने पूछा इन द अटेम्प्ट टू डेस्ट्रॉय, तो टू डेस्ट्रॉय की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने पूछा डेस्ट्रॉय कैसे, पूरी तरीके से, तो यहां पर फॉर्म किसकी बननी चाहिए, एडवर्ब की, ना कि एडजेक्टिव फॉर्म आपके बनेगी। तो एडवर्ब फॉर्म यहां पर आपके बनेगी, तो कंप्लीटलेस नहीं होकर आपके होगा क्या, कंप्लीटली, तो ये क्या निकल कर आता है आपके, रॉन्ग होता है। क्लियर।
फिर अगर मैं बात करता हूं इन द अटेम्प्ट, इन द अटेम्प्ट, और एक है इन अटेम्प्टिंग, तो डायरेक्टली फॉर्म में ये आपके क्या होता है गाइस, रॉन्ग होता है। क्लियर। टू डेस्ट्रॉय देम विद कंप्लीटली, कंप्लीट, तो यहां मुझे एक चीज बताइए, विद क्यों लगाना पड़ रहा है हमारे, क्योंकि डेस्ट्रॉय की जस्ट बात तो वैसे ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो विद की फॉर्म अपने आप में क्या हो जाती है गाइस, आपके रॉन्ग हो जाती है। क्लियर। फिर ये कहता है इन एन अटेम्प्ट टू डेस्ट्रॉय देम कंप्लीटली, और एक कहता है इन द अटेम्प्ट ऑफ डेस्ट्रॉइंग, क्लियर, देम कंप्लीटली। तो जब यहाँ पर अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय फॉर्म है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में गाइज आपके यहाँ नाउन प्रेपोजिशन नाउन फॉर्म के तौर पर यूज लिया जाना चाहिए, कंप्लीट। तो ये आपके डिस्ट्रॉय फॉर्म में ये राइट होता है, तो आपके होगा इन एन अटेम्प्ट एंड हाउ अटेम्प्ट हाउ डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस वर्ब को रिप्रेजेंट करता हुआ एडवर्ब फॉर्म हो रहा है, जो कि कौन सा एडवर्ब निकल कर आता है, आपके मैनर एडवर्ब निकल कर आता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ आया तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे से देखना। ये कह रहा है बैलेंसिंग अ होम डिलीवरी पिज्जा विद वन हैंड, भाई होम डिलीवरी पिज्जा को एक हाथ से बैलेंस करते हुए, एंड ग्रिपिंग ए 6 पैक कार्टन ऑफ कॉक विद अनदर, और दूसरे हाथ से कोक का क्या है, 6 पैक कोक का एक कार्टन को पकड़ बनाते हुए, द यंग बॉय विजय, जिसका नाम विजय था, पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ द गार्ड रूम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के गार्ड रूम के दरवाजे के सामने वो क्या हुआ, एक तरह से रुका। तो गाइज यहाँ पर देखो, बैलेंसिंग किस चीज को करते हुए, एक होम डिलीवरी पिज्जा को, तो यहां से यहां पर आपके सेंटेंस का पैरेललिज्म का मामला बनता है। तो ऐसी कंडीशन में जब यहां बैलेंसिंग है और यहाँ ग्रिपिंग है, दोनों वर्ब है, बैलेंस किसको कर रहा है, एक होम डिलीवरी पिज्जा को एक हाथ से, तो ग्रिपिंग भी किसको करेगा ये यहाँ पर, तो सेम चीज यहाँ आपके बननी चाहिए। अब सेम चीज जब यहाँ पर बननी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये कह रहा है बैलेंसिंग है होम डिलीवरी पिज्जा इन वन हैंड एंड ग्रिपिंग है 6 पैक्ड कार्टून, तो 6 पैक्ड कार्टून नहीं होगा ना, 6 पैक का होगा, तो ये रॉन्ग होता है। क्लियर। फिर यहां पर ये कहता है इधर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और इधर आपके एक तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहा है, तो दोनों सेम होने चाहिए, हो रहे अलग अलग, तो ये भी रॉन्ग होता है। फिर ये कहता है हैविंग अ बैलेंस ऑफ ए होम डिलीवरी पिज्जा वन हैंड, और फिर उधर ग्रिपिंग कर रखा है, तो यहां पर जब हैविंग का यूज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वापस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आपके रॉन्ग होती है। फिर ये कहता है बैलेंसिंग अ होम डिलीवरी पिज्जा विद वन हैंड एंड ग्रिपिंग अ पैक ऑफ 6 कॉक्स, ठीक है, कितने कोक का पैक, 6 कोक का पैक, विद द अदर। तो गाइज यहां पर अगर मैं बात करूं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये भी सेम चीज और ये भी आपके सेम चीज का यूज किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस आपके राइट होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आपके क्या होता है, रॉन्ग। क्योंकि हम कहेंगे तो ये कहेंगे पैक ऑफ 6 कॉक्स, ना कि हम ये कहेंगे 6 पैक कार्टून ऑफ कॉक। क्लियर। तो कार्टन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कहेंगे कि 6 कोक का क्या है, एक पैक है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के राइट क्या होता है, डी होता है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और ये पैरेललिज्म का इसके अंदर रूल रखता है आपके, तो डाउट हो तो पूछिएगा। तो ये गाइज आप अपना आंसर चेक करना, और उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने आंसर्स लिखिएगा, कि सॉरी स्कोर लिखिएगा, कि आपने कितने में से कितना स्कोर किया, कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके अनआंसर्ड थे। क्लियर है। और सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस जो है वो कमेंट के तौर पर आप लिखे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आज का जो है हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज डे 10 इसको कंप्लीट हो चुके, नई चीज के ऊपर हम आज से आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।